हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी टेट का आपके समक्ष लाकर रख रहे हैं। सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसी को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी का कंप्लीट करवा दिया है, हिंदी का कंप्लीट करवा दिया है और एक एक मैराथन जो है यूट्यूब पे पड़ी है। उसके साथ साथ एक एक क्लास भी है, हर ईयर की एक एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण का 2011 का मैंने करा दिया है। ये 2013 का है क्योंकि 2012 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो आज जो है हम 2013 का जो है क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं पर्यावरण का, यूपी टेट का, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात की है, गोवा की, महाराष्ट्र की, किसकी नहीं है, राजस्थान की नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे 122 पे आएंगे। नदी के प्रदूषण स्तर को मापने के नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, वाटर उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस से क्या होता है? जुखाम होता है, टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है, मलेरिया होता है। तो सभी को पता है जुखाम कॉमन कोल्ड है और जुखाम जो एक वायरल डिजीज़ है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, पवन, आर्द्रता और वृष्टि। तो क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि यानी वर्षा जो हमारे कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है 125 क्वेश्चन देखेंगे। वायु की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो हमको सभी को पता है जितना ऊपर चले जाएंगे उतने ही जो है तापमान में गिरावट आती है। तो सबसे ठंडी परत कौन सी होगी? ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम तापमंडल से क्षोभ मंडल से तापमंडल, मध्य मंडल ऐसे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है एक टाइम से गिरते जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना गिरता है ये आप लोग जरूर बताएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। 126 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये रिपीटेड है। तो मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं ये देख लेंगे। एक मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद H2O का वेपर भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का शो करता ही है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई नाइट्रस ऑक्साइड को नहीं जानता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। हमने लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो हमने देखा था कि पर्यावरण वन्य जीव जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया था और उसकी घोषणा 1972 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पहला और बड़ा पार्क है, जो कहाँ है, जब बना था तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन फिलहाल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये सब याद रखेंगे आप सभी। आगे देखेंगे, पृथ्वी तल पर, एक मिनट, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है? तो क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कर्क रेखा 123 डिग्री क्या होती है? उत्तरी अक्षांश क्या होती है। और विषुवत रेखा जो बीच वाली है जो 0 डिग्री पे होती है। प्रधान यमोत्तर रेखा जो होता है टाइम
पीरियड को जो डिसाइड करता है उसी को कहते हैं। और 180 डिग्री पे जो खींची गई है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसे मेरिडियन उत्तर पर खींची जाती है। आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है जी? तमिलनाडु में है, गुजरात में है, अंडमान द्वीप पे है या पश्चिमी बंगाल में है? तो ये कहाँ पर है? आई थिंक तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है कि अंडमान द्वीप पे है? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में है, और इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दिया है जिसको आप पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130 पे। ये जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो लिंगानुपात कितना था? यहाँ पर 42-43 के लगभग था, तो ऑप्शन में नहीं है। 9:43 था लिंगानुपात। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते ही आप लोगों को लगा केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 131 हो गया। आप 132 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 132 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन कौन सा है? उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है नहीं? उत्तराखंड ही है ना। उत्तराखंड के बहुगोड़ा बहुत सारे इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी चमोली ज़िले से ही स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ये याद रखिएगा। पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमको जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 133 जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, इथियोलॉजी, डेमोलॉजी और न्यूरोलॉजी क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब हम एनिमल्स के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं, इथोलॉजी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बायोलॉजी से, क्योंकि पर्यावरण बायोलॉजी का ही भाग है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ जाता है। और न्यूरोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के, या न्यूरो नहीं होगा, न्यूरोलॉजी होगा, तो न्यूरोलॉजी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का? तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन का जो है समुद्री शैवाल का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। नाम सुना होगा लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया एक ऐसा समुद्री शैवाल है जिससे भरपूर जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है, सिवार भी है। और यहाँ पर समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी गाइटर यानी घेंघा रोग का कारण बनती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का सूजन आ जाती है। और समुद्री शैवाल आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया, याद रखिएगा। लेमिनेरिया ना केवल यहाँ पर बल्कि हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो बायोलॉजी का है उसमें पूछता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सैक लाइकेन है। लाइकेन क्या है जी? ये सहजीवी है। सहजीवी किसमें है? लाइकेन जो होता है, जो जिसे सैक बोला गया है, ये सहजीवी है एल्गी एंड फंजाई के बीच में। एल्गी एंड फंजाई, जिसे शैवाल और कवक के बीच में ये सहजीवी है। एक खाना बनाता है, एक रहने की जगह देता है, दोनों मिलकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? CNG वाहनों में होता है। हालांकि आंसर देख लिया होगा। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, आजकल देख रहे हैं CNG कार आ रही है। CNG का बहुत जगह अदर जगह यूज़ हो रहा है, तो हम देख रहे हैं वाहनों में तो होता है ये, साथ में हर उद्योगों में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहनों और उद्योगों में, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता को सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के, अध्ययन के, सामूहिक वार्तालाप, व्याख्यान।
तो मेरे अनुसार जो वेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्षेत्रीय भ्रमण दिख रहा है, भ्रमण दिख रहा है, इसके अनुसार हम जो है पर्यावरण किसके द्वारा जागरूकता मतलब सृजित की जा सकती है, तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो है की जा सकती है। बाकी आंसर भी हम देख लेते हैं, आगे आते हैं। तो इसका बी जो है आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? कल ही हमने बात किया था एलपीजी का। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीएनजी पूछा था, यहाँ पर एलपीजी पूछ दिया है। तो ये क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हम इसको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो यहाँ पर पराबैंगनी किरण कह सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं कितना इजी और कितना सिंपल पर्यावरण का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने देखा भी नहीं है, मैं सीधे मैंने फोटो ली है और आपके समझ जो इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है ना। सेम कंडीशन मैंने पेपर फर्स्ट में की थी, क्योंकि देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मापा किस में जाता है? डप्सन में मापा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करती है? बच्चे देती है। स्तनधारी यानी कि मैमल्स का क्या गुण है? मैमल्स का मतलब दूध देने वाले जीवों को किस में रखा गया है? जो अपने बच्चे को दूध पिलाएं उसको किस में रखा जाता है? स्तनधारियों में रखा जाता है। तो स्तनधारी क्या है? बच्चे देती है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? स्तनधारी में रखा जाएगा। बाकी आंसर देख लेते हैं, आंसर भी देख सकते हैं, डी लगा गया है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन देखना जरूरी है। एंटीबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं चीज़ें जो हमको घेरती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है अगर बात करें पर्यावरण क्या है? इट इज़ ए इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। देखिए जो बायोटिक मतलब जीवित लोगों और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो कहीं ना कहीं ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये कह रहा है कि हमें जो घेरता है, जरूर से नहीं, हम तो घर भी घेरता होगा है। तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, बाकी आंसर जो है हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एबायोटिक और बायोटिक घटकों के बीच के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसे पर्यावरण बोलेंगे, ठीक है ना। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो हम कह सकते हैं वन्य जीव संरक्षण के प्रति हमने लास्ट में देखा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आई थिंक ये नहीं है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल, ये और साइंस कुछ कर है, और UNFA, तो WHO तो हटा ही देते हैं, और ये दोनों को हटा देते हैं, बच्चे ये दोनों ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण को, तो यूनेस्को जो है वन्य जीव संरक्षण को तो नहीं देती, मुझे लग रहा है कहीं नहीं यूनिफा होगा, इन्फा ही कहीं ना कहीं होगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका, तो ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूँगी। बाकी जो है हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका आंसर दिया भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसको इसलिए मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था। क्यों? IUCN जो है, IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये जो है रेड डेटा बुक को भी देखता है, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी वल्नरेबल है उनको भी इसमें रखा जाता है। और IUCN, और उसके बाद एक आता है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, ऐसा कुछ कर है। तो ये भी जो है वन्य जीवों को देखता है, तो WWF भी रहता है ना, तो हम इसको करेक्ट मानते हैं। लेकिन हालांकि ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि यूनेस्को तो विश्व धरोहर को देखता है, UNDP मानव वाला देखता है, और WHO जो है हेल्थ के लिए देखता है, और UNFA जो है इसका थोड़ा सा मुझे नॉलेज नहीं है, तो बाद में इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर तो इस नॉन ऑफ दिस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी आप IUCN जो है याद रखिएगा, IUCN के साथ चलिएगा। IUCN जो होता है वन्यजीव संरक्षण को समर्पित है, उसके साथ WWF को भी कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, ऑप्शन में जब रहेगा तो यहीं लगेगा, ठीक है ना। एक रेड डेटा बुक आती है, रेड डेटा बुक में क्या होता है, जितने भी संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उसको उसमें रखा जाता है। आगे चलेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए
मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम मौसम के लिए सिल्वर आयोडाइड का सिल्वर देखो सिल्वर जहाँ रहेगा वहाँ कृत्रिम मौसम होती है। अब नाइट्राइट है कि आयोडाइड है ये आप लोग बताएं। मेरे अनुसार जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। हाँ देखिए जहाँ भी सिल्वर रहता है ना वहाँ पर वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड की ज़रूरत होता है, सिल्वर नाइट्राइट का नहीं होता। बाकी हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका आंसर करना रहता है वीडियो पॉज कर आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका बायोडीजल कहाँ से तैयार हो जाता है। ऑप्शन ए है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोपा, देवदार और यूकेलिप्टस। तो इसका करेक्ट आंसर जेट्रोपा हो जाएगा। जेट्रोपा आपने देखा होगा जो होलिका दहन के दिन जो होता है जिसे हम रेड़ भी शायद बोलते हैं यूपी में, हमारे गाजीपुर में, तो ये जो होता है उसे जेट्रोपा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। यूट्रोफिया या फिर जेट्रोपा उसको बोला जाता है। और ये जो होता है बहुत अच्छा एक बायोडीजल है। इसके बीज देखो ऐसे ऐसे कुछ होती है, छोटा छोटा बाहर की तरफ कांटा निकला रहता है और ये फटता है तो छोटा सा बीज इसमें निकलता है। एक बीज में 4 बीज होता है, मतलब एक पूरे पोड में 4 बीज होता है और इसमें इसे एक अच्छा तेल भी निकलता है और ये बहुत अच्छा बायोडीजल है जिसे जेट्रोपा कहते हैं। ठीक है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश में मिलता है, हालांकि हमारे यूपी में मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैसे वहाँ पर्यावरण दिवस पूछ दिया था, यहाँ पर ओजोन दिवस पूछ दिया है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग जरूर आंसर करें। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर से सिल्क से, उर्वरक से, वन्य और वन्य उत्पादन से, फूलों से। तो सिल्वीकल्चर किससे है। तो सिल्वीकल्चर वन्य और वन्य उत्पाद वन्य और वन उत्पादन से जो है संबंधित है क्या, सिल्वीकल्चर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ये जो है याद रखिएगा। कल्चर से हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है तो सारे कल्चर एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान होते हैं कल्चर याद करना, ठीक है। निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो सभी को पता है हमारे यूपी का जो चंद्रप्रभा जो है चंदौली जिले में जो है, वाराणसी या चंदौली दोनों मिक्स होता है जब ऑप्शन दोनों रहता है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है तो वाराणसी लगाते हैं, अब चंदौली रहेगा तो चंदौली लगाएंगे, और दोनों आता है हम चंदौली के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 पे आएंगे। आप लोग जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर आता है। तो खाने के हिसाब से तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए घास हो गया, ग्रास हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसको खाएगा टिड्डा खाएगा। तो कहीं ना कहीं साफ इसका जो है करेक्ट आंसर है। या फिर हम कह सकते हैं पानी है तो पानी में मेढक है, मेढक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बकरी तो घास खाएगी। शेर जो होता है जो घास, हिरन, तो मुझे लग रहा है शेर कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि साफ वाला जो होगा ना, मान लीजिए घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को साफ कर रहा है, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी हो जाएगा। शेर जो होता है द्वितीय होगा, क्योंकि घास है, हिरन है, हिरन के बाद जो शेर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हम मुझे लग रहा है शेर होगा, ठीक है ना। हम शेर के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी देख सकते हो इसमें साफ दिया है, फिर भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या। हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका जो हम देखते हैं इसका आंसर, बाकी मेरे हिसाब से शेर होना चाहिए। अगर बात करते हैं, आप लोग भी सोचिए कि अगर मान लीजिए ग्रास है, ग्रास पे टिड्डा है, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, नहीं प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ प्राइमरी, अब इसको खाया मेढक ने, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, द्वितीय हो गया। अब मेढक को खाता है साफ, यानी ये टर्सरी हो गया, लेकिन यहाँ पर शेर को टर्सरी बोला है। अब भाई घास है, हिरन है, हिरन को शेर ही खाएगा, है ना। ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में बी बोला हुआ है साफ, तो इसको हमें क्लियरिफाई करना पड़ेगा इस पर। अब यहाँ पर भी बी दे दिया है, और किस बेसिस पे दिया है ये हमें क्लियरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलिए इसका आंसर आप तो अभी साफ देखिए, बाकी हम जो है इसका क्लियरिफाई करेंगे अपने बायोलॉजी के बुक से, ठीक है ना। ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी से इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है जो इकोलॉजी से संबंधित है, और उसमें जो है फूड चेन दिया हुआ है। फूड चेन को आप सभी देख लीजिएगा एक बार जाकर, तो या फिर गूगल कर लीजिएगा फूड चेन में सांप का और शेर का, तो देखिएगा शेर कौन सा कंज्यूमर है, मतलब कौन सा उपभोक्ता है खाने वाले में, प्राइमरी है या टर्सरी है, ठीक है। आगे देखेंगे झूम खेती होती है। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो झूम खेती मेघालय में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। झूम खेती अलग अलग राज्यों में होती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे मेघालय जो है इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर दबा कर रखते हैं तो क्या बर्फ़ में बदल जाता है, इसलिए इसको सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।